जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी जीडी के लिए अपने जीके का मॉक टेस्ट। दोस्तों इसमें 25 प्रश्न हैं जीके के और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और दोस्तों आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं, आप सबके सपोर्ट से 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। तो आप इसी तरह का अपना स्नेह, अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा ताकि इस चैनल को और आगे के लेके जाने में आप मुझे सहयोग दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। दोस्तों ये सेट नंबर 5 है, 4 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं, तो आप उनको जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत नॉलेज होगी इन मॉक टेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहले प्रश्न की ओर से क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें जो प्रश्न है वो 26 से स्टार्ट है और 26 से लेकर 50 तक 26 से लेकर 50 तक प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट है ये। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु नानक की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बने थे, यह हमें बताना है। दोस्तों गुरु नानक का जन्म हुआ था सन 1469 में। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1469 में। और गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1539 में। 1469 में जो गुरु नानक का जन्म हुआ था ये होता तलवंडी में। ये स्थान नाम याद है ना, ये पूछ लेता है, तलवंडी में जन्म हुआ था। दोस्तों जब 1539 में इनकी डेथ हो गई तो इनका शिष्य था लहना। गुरु नानक देव का शिष्य था लहना। लहना को जो से गुरु नानक थे उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। और दोस्तों लहना ही गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक का शिष्य लहना ही गुरु अंगद के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, गुरु अंगद क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों गुरु अंगद प्रसिद्ध है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। अभी क्वेश्चन आए कि वह कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, तो गुरु अंगद देव। और इन्होंने जो लंगर व्यवस्था थी, लंगर व्यवस्था को स्थायी और एक सिस्टम के रूप में विकसित किया था। तो लंगर व्यवस्था शुरू किसने की थी? गुरु नानक देव ने। लेकिन लंगर व्यवस्था को स्थायी करने का काम किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था। तो गुरु अंगद देव का दूसरा नाम क्या है? लहना, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका गुरु रामदास। दोस्तों गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु हैं। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु हैं और इन्होंने अमृत सरोवर बनवाया था। इन्होंने अमृत सरोवर बनवाया और दोस्तों यही अमृत सरोवर आगे चलकर अमृतसर के नाम से जाना गया। तो हम कह सकते हैं कि अमृतसर शहर की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? दोस्तों गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। या आप याद ना पूछ लेता है कि सिखों के कौन से सिख गुरु ने अमृतसर की स्थापना की थी, तो गुरु रामदास ने की थी। क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों जो मुगल सम्राट अकबर है ना, अकबर बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी है गुरु रामदास के लिए। तो कभी क्वेश्चन आए कि मुगल सम्राट अकबर कौन से सिख गुरु की आज्ञा सबसे ज़्यादा मानता था? गुरु रामदास की आज्ञा सबसे ज़्यादा मानता था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया गुरु अर्जुन देव। दोस्तों गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु हैं। सिखों के 5वें गुरु हैं और गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा है। सच्चा बादशाह किसे कहा गया? दोस्तों गुरु अंगद देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। दोस्तों इनके पिता कौन थे? गुरु अर्जुन देव के पिता गुरु रामदास थे। जो सिखों के चौथे गुरु थे उनका बेटा था गुरु अर्जुन देव। और दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया था। हरमिंदर साहिब। दोस्तों क्या है हरमिंदर साहिब? आप आज के समय जिसको स्वर्ण मंदिर बोलते हो, जिसको आप गोल्डन टेम्पल बोलते हो, उसी का नाम क्या था? हरमिंदर साहिब। अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी, दोस्तों स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी थी वो एक सूफी संत थे जिनका नाम था मियाँ मीर। सूफी संत मियाँ मीर के हाथ से गुरु अर्जुन देव ने क्या रखवाई थी? नींव रखवाई थी। किसकी? स्वर्ण मंदिर की। तो ये भी आप याद रखना, सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई थी। और दोस्तों गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इनकी हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। मुगल सम्राट जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। क्यों? क्योंकि खुसरो को शरण देने के लिए। खुसरो को शरण देने के लिए जो जहांगीर था उसने इनकी हत्या करवा दी थी। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है गुरु हरगोविंद। दोस्तों गुरु हरगोविंद ये अर्जुन देव जो है इनके बेटे हैं। और गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी।
ये याद रखना कि कौन सा सिख गुरु है जिसने अकाल तख्त की स्थापना की, वो है गुरु हरगोबिंद, याद रखेंगे। अच्छा, गुरु हरगोबिंद के समय में जो सिख थे वो एक सैन्य शक्ति के रूप में उभरे थे। ये भी आप याद रखना कि सिख जो थे एक सैन्य शक्ति के रूप में सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में विकसित हुए थे, मतलब किसके टाइम में, तो गुरु हरगोबिंद सिंह के समय में सिख जो थे वो एक सैन्य शक्ति के रूप में विकसित हुए और इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मुगलों को हरा दिया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, तो ये इसका सही जवाब क्या होगा, गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद देव। चलिए, अच्छा एक और आपको याद रखना, 13 अप्रैल 16 अप्रैल नहीं, 13 अप्रैल 1699, 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना भी की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1699 में। और ये दिन कौन सा था, बैसाखी का दिन। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बैसाखी क्यों मनाई जाती है, दोस्तों बैसाखी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना हुई थी बैसाखी के दिन। किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर मिलती है। दोस्तों आर्य जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती मिलती है वो मिलती है सप्त सैंधव में। ऑप्शन सी सप्त सैंधव में मिलती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, आर्य शब्द का मतलब है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का मतलब है श्रेष्ठ या कुलीन, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि आर्यों के संदर्भ में जो थ्योरी ऑफ इन्वेजन किसने दी थी, आर्यों की थ्योरी ऑफ इन्वेजन किसके द्वारा दी गई, ये बहुत मान्य थ्योरी है आर्यों के बारे में। तो आर्यों की थ्योरी ऑफ इन्वेजन ये दी गई थी एक जर्मन विद्वान थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। तो कभी क्वेश्चन आए कि आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो मैक्स मूलर जो जर्मन वैज्ञानिक थे इनके द्वारा ये दिया गया है। क्लियर हुआ दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। और बीजेपी कब बनी थी, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, ये भी आप याद रखें। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। इसकी राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। नई दिल्ली लिखा गया है दोस्तों, दिल्ली। अगर आपसे पूछे भारत में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है, भारत में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये कहाँ पर है, तो दोस्तों भारत में भौतिक प्रयोगशाला है दिल्ली में, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में है, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत में केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भारत में केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र ये भी है आपका दिल्ली में, याद रखना। दिल्ली का वास्तुकार कौन था, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कहा गया अगले प्रश्न में, किसने कहा था, क्वेश्चन संख्या 28, किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है, जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। तो दोस्तों हमें बताना है कि किसने कहा कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी ही एडोल्फ हिटलर है। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में युवाओं को द्वितीय विश्व में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए बात कही गई कि जो जर्मनी का साथ देगा वो हिटलर का साथ देगा और जो हिटलर का साथ देगा वो जर्मनी का साथ देगा। तो ये किसने कहा था दोस्तों, ये कथन कहा गया था हिटलर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है आपका, ऑप्शन सी, हिटलर ने ये कथन कहा था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं हिटलर के बारे में, तो हिटलर की जो पार्टी थी, हिटलर जर्मनी का तानाशाह कब बना था, मेन तो यही है। तो दोस्तों 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, 30 जनवरी 1933। और 1933 में इसने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था नाजी पार्टी। ये क्वेश्चन आता है कि नाजी पार्टी ये हिटलर की पार्टी का नाम था। क्लियर दोस्तों। अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो कर देता है हिटलर, और हिटलर अपनी आत्मकथा लिखता है जिसका नाम है मीन कैंप, मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल माई फाइट। तो मीन कैंप किसकी आत्मकथा का नाम है, दोस्तों हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैंप, याद रखना, पूछता है एग्जाम में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हिटलर जो था ये किस और पैशन में मतलब बिलीव करता था, तो हिटलर एक चित्रकार था। हिटलर तानाशाह नहीं बनता तो ये चित्रकार बनता। तो ये भी आप याद रखना कि हिटलर चित्रकारी भी करता था। चलिए दोस्तों आपके लिए प्रश्न ये है, एक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक घटना घटी थी जिसका नाम था होलोकास्ट। होलोकास्ट की घटना, ये घटना क्या थी और
इसका संबंध वैसे जर्मनी से ही होता है। बस आपको इतना बताना है कि होलोकास्ट घटना क्या थी, इतनी भयंकर घटना क्या थी, इतनी डरावनी घटना क्या थी ये होलोकास्ट की घटना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक देश लिखा है जर्मनी। जर्मनी की संसद का नाम याद रखना, बुंडसटैग। ये पूछ लेता है एग्जाम में। जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? दोस्तों जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है। जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन, और बर्लिन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी है, ये भी आप याद रखना। और जो बर्लिन है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गणित परिषद का मुख्यालय भी है। अंतर्राष्ट्रीय गणित परिषद का मुख्यालय बर्लिन में है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है। किसने कहा था ये कथन? ये हिटलर का कथन है। जर्मनी हिटलर और हिटलर ही जर्मनी है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 क्या कहा गया? हिमोण के जमाव से विकसित स्थल रूप जो उल्टी हुई नाव या अंडे की उल्टी टोकरी के समान दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों हिमनद से जो आकृति बनती है जो उल्टी नाव के समान दिखाई देती है इसको क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है ड्रिमलिन। ऑप्शन ए, ड्रिमलिन कहा जाता है। एक परिभाषा के बेस का क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ड्रिमलिन होता है ना, उसमें मिट्टी जो होती है, मिट्टी के टीले बन जाते हैं छोटे छोटे, और इन टीलों का आकार ना इस तरह से हो जाता है उल्टी नाव के समान, ऐसा उल्टी नाव के समान हो जाता है ड्रिमलिन में। तो ये सब हिमनद की क्रिया से बनते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका अंडा। अगर आपसे पूछे कि अंडे का खोल किसका बना होता है? दोस्तों अंडे का खोल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का खोल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का खोल। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो अंडा है ना, अंडे के लिए कौन सी क्रांति भारत में आई है? तो भारत में रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। सिल्वर फाइबर या रजत क्रांति का संबंध किससे है? सो सिल्वर फाइबर तो कॉटन से है, केवल सिल्वर। सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो वो आपके अंडे से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ड्रिमलिन होता है ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है। दोस्तों अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का मतलब है कि आप उसको रिसाइकल करें। ठीक है दोस्तों। रिसाइकल का मतलब है कि आपने जो कचरा फैलाया उसी कचरे को संशोधित करके आप उससे नई चीज़ें बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइकलिंग करना। रिसाइकलिंग करना ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? दोस्तों पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर इन ऑप्शन के अनुसार वो है आपका महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है इन ऑप्शन के अनुसार। और महेंद्रगिरी पर्वत जो आता है ये उड़ीसा में आता है। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर लगभग। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी आए तो आप बता देना इसके बारे में। ठीक है दोस्तों। अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची बिंदु की बात करूँ ना दोस्तों, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची बिंदु वो है आपका अरमाकोंडा, या इसे जिंदागढ़ पीक भी कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश में है, लेकिन इन ऑप्शन के अनुसार वो महेंद्रगिरी सही है आपका। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों माउंट कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों। सिक्किम और इसके साथ किसका बॉर्डर लगता है? नेपाल का बॉर्डर लगता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे लिखा गया खासी। दोस्तों खासी पहाड़ी मेघालय में है। खासी पहाड़ी मेघालय में है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ओरोलॉजी क्या होता है, तो आप याद रखना पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब होता है? 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? दोस्तों कौन सी झील है जो लवणीय जल वाली झील है? तो इसमें बुलर झील, गोविंद सागर, डल झील। तो सामर झील ये भारत की सबसे ज़्यादा लवणीय जल वाली झील है, जो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। तो सामर झील के बारे में आप याद रखना, ये भारत में राजस्थान राज्य में है। ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे लिखा गया दोस्तों बुलर झील। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। कहाँ पर मिलेगी? जम्मू कश्मीर में। और बुलर झील को पानी कौन सी नदी देती है? दोस्तों झेलम नदी देती है। बुलर झील को पानी कौन सी नदी देती है? झेलम नदी देती है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा है डल झील। भारत में कौन सी झील सर्दियों में जम जाती है? तो डल झील। और ये नौका पर्यटन के लिए जानी जाती है। यहाँ पे नौका पर्यटन बहुत ज़्यादा डेवलप है, ये भी आप याद रखना। और डल झील में चलने वाली जो नौका होती है उनको शिकारा कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि डल झील में चलने वाली नाव को क्या कहा जाता है? शिकारा कहा जाता है, याद रखना। दोस्तों यहाँ पे झील शब्द लिखा गया है। अगर आपसे पूछे कि लिम्नोलॉजी क्या है,
दोस्तों झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या है? लिम्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया जल, विश्व जल दिवस कब होता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और जल का सूत्र होता है H2O। भार कितना होगा? द्रव्यमान 18। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक एक भी बार नहीं हुई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगर मैं बात करूं दोस्तों वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में लिखा गया है। 360 में लिखा गया है, ये भी आप याद रखना। क्या वित्तीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया? क्या वित्तीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया? तो नहीं दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बाकी शेष जो भी आपातकाल संबंधी प्रावधान है वो हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। दोस्तों वित्तीय आपातकाल का मतलब है जब देश में मंदी आती है तो भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और ये हमें बताना है। दोस्तों हमारा पहला इसमें संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है? दोस्तों संप्रभु का मतलब है कि आप किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, संप्रभु का मतलब है कि आप किसी के दबाव में काम ना करें। तो इसका मतलब क्या होगा? फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। ये हो गया आपका गणतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या? कि जो देश का मतलब प्रमुख है वो चुना जाएगा, लोग उसको चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गणतंत्र का मतलब क्या होगा दोस्तों? गणतंत्र का मतलब है कि देश का प्रमुख चुना जाता है, देश का प्रमुख चुना जाएगा। बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब क्या होगा दोस्तों? बंधुत्व का मतलब है कि लोग आपस में भाईचारे की भावना से रहेंगे। तो यहाँ पे इसका ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। बंधुत्व का मतलब क्या दोस्तों? लोग भाईचारे की भावना से रहेंगे, ये भाईचारे की भावना। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या दोस्तों? दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सरकार जो है वो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी, बल्कि सभी धर्मों को समान समझेगी, सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगी। तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। संप्रभु का मतलब है फैसले लेने का अधिकार। गणतंत्र का मतलब है कि शासन का प्रमुख चुना जाता है। बंधुत्व का मतलब लोग मतलब प्यार से रहेंगे। और धर्मनिरपेक्ष मतलब सरकार किसी धर्म के निर्देश के अनुसार काम नहीं करेगी। तो ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान नहीं रहता? दोस्तों लोकतांत्रिक संविधान में किसका प्रावधान नहीं है? शासन के प्रमुख का अधिकार है, बिल्कुल है। शासन के प्रमुख का नाम है, ये गलत है। उसके बाद में आपका विधायिका के अधिकार है, देश का नाम है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन लोकतांत्रिक संविधान में शासन के प्रमुख के नाम का प्रावधान नहीं रहता। लोकतांत्रिक संविधान में देश के जो प्रमुख है उसके अधिकार, विधायिका के अधिकार, देश का नाम, वो आपको सारे लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया संविधान। अगर आपसे पूछे कि भारत में संविधान दिवस कब होता है? दोस्तों भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को होता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को आत्मार्पित अंगीकार आदि कर लिया था। दोस्तों क्या भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था? नहीं। भारत का संविधान की जो मूल प्रति अपने हाथ से लिखी वो लिखी थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये भी आप याद रखना, नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये लिखी गई है, रायजादा। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 36, नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि फलस्वरूप होती है। दोस्तों CRR। पहले तो जानो कि नगद आरक्षित अनुपात क्या है। दोस्तों बैंकों को अपना कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास मतलब आरक्षित रखना पड़ता है और इसे कोई कहा जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों यदि बैंक की साख में कमी होती है, बैंक की साख में कमी होती है तो क्या होगा? CRR में वृद्धि हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यदि बैंक की साख में कमी होगी तो CRR में वृद्धि हो जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी दर जितनी ऊंची होगी बैंक की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है, ये भी आप याद रखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ये भी आप रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब होता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है, याद रखना। और दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शेयर बाजारों पर नियंत्रण करती है? दोस्तों शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था वो है आपकी भारत में सेबी। ऑप्शन बी सेबी है। सेबी बोले तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई, लेकिन इसको एक वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में। सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 मिला, लेकिन इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। दोस्तों सेबी के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष कौन है इसकी? माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर मैं बात करूं शेयर मार्केट के बारे में तो भारत के 2 स्टॉक एक्सचेंज आपको याद रखने हैं। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बना था 1875 में, और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये बना था 1991-92 में। अच्छा कौन सी समिति की सिफारिश पे बना था? फेरबानी समिति। फेरबानी समिति की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी 1992 में। दोस्तों जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका इंडेक्स क्या कहलाता है? सेंसेक्स। और इसका क्या कहलाता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है उसको निफ्टी 50 बोलते हैं और बॉम्बे वाले को बोलते हैं सेंसेक्स, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को बना, और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष को मतलब गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। दोस्तों इरडा, इरडा ये भारत में, इरडा इसको लिखते हैं IRDAI, इरडा ये भारत में एक बीमा नियामक है। क्या है आपकी? बीमा नियामक, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है ये। और इरडा का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। बीमा नियामक जो इरडा है इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है देवाशीष पांडा। इरडा का मुख्य जो अध्यक्ष है आज के समय वो कौन है? देवाशीष पांडा, ये भी आप याद रखना। चलो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अभी जो नाबार्ड है, नाबार्ड के अध्यक्ष चेंज हुए हैं, इनका नाम क्या है? कौन से शाहजी हैं जो नाबार्ड के अध्यक्ष बने? और आपको एक चीज़ और बताना दोस्तों, बियर एंड बुल क्या होता है? बियर एंड बुल क्या होता है ये कमेंट में लिख के बताइएगा। एक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है और बियर एंड बुल क्या होता है, ये शेयर मार्केट में चीज़ें होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित होता है? दोस्तों फार्मिक अम्ल यदि हमें बिच्छू काट ले, हमें ततैया काट ले, चींटी काट ले, तो इन सब के काटने से हमारी बॉडी में किस अम्ल का संक्रमण बढ़ जाएगा? तो दोस्तों फार्मिक अम्ल का संक्रमण बढ़ जाएगा। इसका सही होगा आपका ऑप्शन सी, लाल चींटी के काटने से फार्मिक अम्ल का संक्रमण बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखना। मधुमक्खी के डंक में भी होता है, ये ततैयों के डंक में भी होता है, बिच्छू के डंक में होता है, बिर्र जो होती है उसके इसमें भी होता है। अच्छा फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH। फार्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH। और दोस्तों आपको याद रखना है जो फार्मिक अम्ल है इसका एक और नाम है मैथेनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल को मैथेनोइक अम्ल ही कहा जाता है। और अब जो प्रश्न आता है ना वो सीधा मैथेनोइक से ही आता है, फार्मिक अम्ल से बहुत कम देखा जाएगा, तो ये भी आप याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया चींटी। अगर आपसे पूछे चींटियों का अध्ययन क्या है? दोस्तों चींटियों का अध्ययन कहलाता है मिर्मिकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या है? दोस्तों मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो चींटी है ना, चींटी के कितने पैर होते हैं? दोस्तों चींटी के 6 पैर होते हैं। चींटी के 6 पैर, 2 आँखें होती हैं और ये कंपाउंड होती है, कंपाउंड आइज, और कान शून्य कान होते हैं। कोई भी कान चींटी के अंदर नहीं पाया जाता, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा चींटी जो होती हैं ये एक लाइन में क्यों चलती हैं? दोस्तों चींटी आपने देखोगी ये एक ही लाइन में इस तरह चलती रहती है। क्या कारण है कि चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं? दोस्तों फिरोमोन प्रभाव के कारण चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं। फिरोमोन प्रभाव के कारण चींटियां एक लाइन में चलती हैं, याद रखना। दोस्तों फिरोमोन क्या होते हैं? फिरोमोन हार्मोन की तरह एक केमिकल होते हैं और इनमें विशेष प्रकार की गंध होती है। दोस्तों चींटियां एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हुई जाएंगी और बाकी चींटियां उसके पीछे पीछे आके उस गंध को सूंघती हुई चलती रहती हैं, तो इसी कारण चींटियां एक लाइन में सीधी चलती हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो चींटी की ऊपरी कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। चींटी की ऊपरी परत या चींटी का खोल किसका बना होता है? काइटिन का, ये भी आप याद रखना। और चींटी जो है एक सामाजिक प्राणी है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? फार्मिक अम्ल चींटी के काटने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कैजुराइना क्या है? दोस्तों कैजुराइना क्या है? कैजुराइना कैसा पौधा है बताना है। दोस्तों कैजुराइना एक मरुद्भिद पौधा है। ऑप्शन
ऑप्शन सी, मरुद्भिद पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो पानी की कमी वाली भूमि में उगते हैं। वो है आपका जैसे जीरोफाइट, नागफनी हो गया आपका, है ना, कैक्टस हो गया, वो सब क्या होते हैं आपके, वो जीरोफाइट होते हैं। ये भी आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे लिखा है जलोद्भिद। दोस्तों जल में उगने वाले पौधे जलोद्भिद कहलाते हैं और इनको बोलते हैं हम हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहा जाता है? दोस्तों जल द्वारा किसी रासायनिक जो कार्बनिक यौगिक है उसका आप अपघटन कर रहे हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे? दोस्तों इसको आप बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन ए, हाइड्रोजनीकरण इसको कहा जाता है। ये भी आप याद रखना। दोस्तों जल का सूत्र होता है H2O। आप बताइए जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बंध बनता है वो कैसा है? तो याद रखना जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बंध है वो है आपका हाइड्रोजन बंध। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, हाइड्रोजन बंध होता है, ये आप याद रखना। और दोस्तों क्या जल पीने से हमें ऊर्जा मिलती है? दोस्तों पानी पीने से हमारी बॉडी को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ये है, जल में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? जल में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा किस प्रकार का संकरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस युग्म का जोड़ा सही मिलान नहीं किया गया? अच्छा, विटामिन के नाम लिखे गए हैं और उनको बताना कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। विटामिन बी पाइरिडॉक्सिन। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन कहा जाता है, चलो सही है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये भी सही है। विटामिन ई अल्फा टोकोफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरल होता है, हाँ भी ये भी सही है। विटामिन ई टोकोफेरल होता है, इसको सुंदरता का विटामिन बोलते हैं। विटामिन डी, दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम सनलाइट नहीं है इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या? ऑप्शन डी। हाँ इतना कह सकते हैं कि हमारे शरीर में सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन एक्टिव हो जाता है? विटामिन डी, कैल्सीफेरोल होता है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं विटामिन के बारे में तो विटामिन शब्द किसने दिया था? दोस्तों विटामिन शब्द दिया गया था फंक के द्वारा। ये विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने, ठीक है दोस्तों। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके फैट सोल्यूबल जो वसा में घुलते हैं, वसा में घुलने वाले विटामिन है A, D, E और के, और एक होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल मतलब जल में घुलने वाले विटामिन। और जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं विटामिन बी एंड सी। तो ये आप दोनों याद रखिएगा, विटामिन बी एंड सी ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और A, D, E के ये फैट सोल्यूबल होते हैं, ये भी आप याद रखना। दोस्तों ये जो पाइरिडॉक्सिन है ना, ये हमें सपनों को लंबे समय तक याद रखने में सहायता भी करता है। सपनों को याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? पाइरिडॉक्सिन होता है, याद रखना। और एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी में क्या होगा कि मसूड़ों से खून आने लगेगा, मसूड़ों से बदबू आने लगेगी, मसूड़े फूल जाते हैं, वो सब चीज़ें। और विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, साथ साथ मांस में भी नहीं होता। तो विटामिन सी जो है ये केवल प्लांट फूड से मिलता है, याद रखना इसके बारे में। विटामिन ई, बादाम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, सुंदरता का विटामिन है विटामिन ई, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी बच्चे के हाथ पैर पतले हैं, पेट बढ़ा हुआ है तो वह बच्चा और त्वचा उसकी सूखी हो चुकी है, कौन सा रोग हो चुका है? दोस्तों यदि बच्चे के हाथ पैर पतले हो जाते हैं, उसका पेट का आकार बढ़ जाता है तो ये रोग होता है आपका क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर दोस्तों ये किससे होता है? प्रोटीन के कुपोषण से होने वाला रोग है क्वाशियोरकोर, याद रखना प्रोटीन के कुपोषण से होता है, क्लियर। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछूं जो प्रोटीन है इसकी इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई होती है एमिनो अम्ल। प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होती है, याद रखिएगा। तो प्रोटीन की कमी से एक क्वाशियोरकोर होता है और एक होता है मरेस्मस। मरेस्मस रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों बेरी वेरी, बेरी वेरी एक प्रकार का लकवा होता है और ये विटामिन बी की कमी से होता है। यहाँ पे लिखा है स्कर्वी, अभी बताए थे विटामिन सी की, उससे हीमोफीलिया रक्त का थक्का नहीं बनता, एक जेनेटिक डिजीज है हीमोफीलिया। और दोस्तों हीमोफीलिया के लिए दुनिया में पहली बार एक दवाई बनी जिसका नाम है हेमेजेनिक्स। हेमेजेनिक्स, इस दवाई की एक खुराक की कीमत है 28 करोड़ रुपए और ये अमेरिका में बनी है, याद रखिएगा। और ये किससे होता है? ये फैक्टर 9 से होता है, फैक्टर 9 से होता है, ये भी आप याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्यूरी ताप क्या है? दोस्तों क्यूरी ताप के बारे में बताना है। तो क्यूरी ताप एक ऐसा ताप है जिसमें किसी धातु का जो मतलब चुंबकीय गुण है वो खो जाता है, अर्थात लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। तो उसको हम क्या बताएंगे? क्यूरी ताप वह ताप है जिसमें
चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है, तो आप याद रखना 1043 केल्विन ये लोहे का क्यूरी ताप है। अर्थात लोहा अपना चुंबकीय गुण खो देगा कौन से ताप पर, 1043 केल्विन, या डिग्री सेल्सियस में कितना, 770 डिग्री सेल्सियस। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। ये भी आप याद रखना, मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी, क्योंकि ये पोलैंड से आई थी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, पोलैंड रखा गया, पोलोनियम रखा गया था। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 44। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन किस कारण होता है। दोस्तों किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन किसके कारण होता है। दोस्तों याद रखना वेग में परिवर्तन होता है वेग के परिमाण की दिशा में परिवर्तन और गति की दिशा में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी, दोनों में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन देखा जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वेग में परिवर्तन ही क्या है, समय के साथ वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। त्वरण कहलाता है, त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी आप याद रखना। दोस्तों वेग कैसी राशि है, वेग और त्वरण दोनों सदिश राशि हैं। कभी क्वेश्चन आए कि वेग और त्वरण कैसी राशि हैं, सदिश राशि हैं, अर्थात ये वेक्टर होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है। दोस्तों किसी भाषा का पेज तैयार करने, मतलब किसी वेबसाइट का पेज या उसका कंटेंट बनाने के लिए वो भाषा होती है HTML। HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। HTML की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज ये इसकी फुल फॉर्म होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखना इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 2021 में विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की थी। दोस्तों कौन सा अभियान की शुरुआत की गई थी जल दिवस पर, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विश्व जल दिवस के अवसर पर मोदी जी के द्वारा जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए, जल शक्ति अभियान की शुरुआत ये की गई थी। ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों, एक पहल है भारत में एवाजी पहल। एवाजी पहल ये जल स्वच्छता के लिए है। एवाजी पहल जो हमारी जल सिक्योरिटी है उसके लिए है। तो आपको बताना है कि भारत और किस देश के साथ एवाजी पहल साइन हुई है, ये आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी की किताब है जो आपके एग्जाम में आती है वो है एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर किताब किसने लिखी है, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब है एग्जाम वॉरियर। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में सबसे योग्य शहर कौन सा जो रहने लायक है। दोस्तों ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में वो शहर था आपका बेंगलोर। ऑप्शन सी, बेंगलोर। दोस्तों बेंगलोर का संस्थापक कौन है, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा ये बेंगलोर का संस्थापक है। ये भी आप याद रखना, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलोर के संस्थापक है। और बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा गया है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलोर को। और भारत की स्पेस सिटी किसे कहा गया, भारत की स्पेस सिटी भी कहा जाता है बेंगलोर को। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये भी आप याद रखना। कौन से द्वीप पर आती है, सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष का मुख्यालय दोस्तों ये है आपका नैरोबी में। ऑप्शन बी, नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। और यूएन हैबिटेट का मुख्यालय भी कहाँ पर है दोस्तों, यूएन हैबिटेट का मुख्यालय भी नैरोबी में है। नैरोबी केन्या की राजधानी, याद रखना। यहाँ पे लिखा है दोस्तों जेनेवा। जेनेवा में जो संगठन है वो आपको याद रखने कौन कौन से हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर है, WHO। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ये कहाँ पर है, ये भी आपका जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जेनेवा में है। और उसके बाद में है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन WTO, ये सब जेनेवा में है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया रोम। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में। खाद्य और कृषि संगठन रोम। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय भी कहाँ पर है, रोम में। रोम टाइबर नदी के किनारे, याद रखिएगा, टाइबर नदी के किनारे। न्यूयॉर्क की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निशांत क्या है, निशांत क्या है दोस्तों, निशांत एक स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट प्रशिक्षण विमान है। तो एक विमान है, ये आप याद रखिएगा, पायलट विमान है। क्लियर हुआ। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, भारत में K9 तोप
K9 वज्र तोप ये कहाँ पर बनती हैं? आप मुझे बताइएगा K9 वज्र तोप कहाँ पे बनती है? अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया? इसका सही होगा कालिदास को। ऑप्शन ए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये रघुवंशम, मेघदूतम, कई सारे नाटक लिखे हैं संस्कृत में। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस की रचना की है, ये भी आप याद रखना। और कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में। कितने कांड हैं इसमें? 7 कांड हैं। चाणक्य लिखा गया है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है चाणक्य, और इसने अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर, भारत में सबसे पहला व्यक्ति जिसे नोबेल मिला 1913 में, इनको नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनकी कई सारी मतलब रचनाएं हैं, जैसे गोरा। गोरा बहुत आती है एग्जाम में। काबुली वाला किसने लिखी है? तो दोस्तों काबुली वाला भी लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक और याद रखना, काबुली वाले के अतिरिक्त वो है आपकी पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस किसकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है पोस्ट ऑफिस। ये पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा, वैसे 3 का लिखा है, एक भारत, एक बांग्लादेश और श्रीलंका। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का राष्ट्रीय गान ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। लेकिन श्रीलंका का राष्ट्रीय गान जो लिखा गया ना, वो इनकी किताब पर आधारित है। तो इनमें हम कह सकते हैं कि श्रीलंका का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरित है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना भी की थी। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की गई थी, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ बने रहिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अब एक मैं बता दूं, मैंने कल दिवस की एक वीडियो डाली है, डेज एंड थीम। दिसंबर 2022 के जो भी महत्वपूर्ण दिवस थे उनकी थीम क्या थी, मैंने बहुत नॉलेजेबल वीडियो डाली थी, छोटी सी वो, तो आप उसको वहाँ से जाकर देखिएगा। और भी टॉपिक लेकर आऊँगा करंट की सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँगा डेली बेस पे। तो चलिए आज की क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।